द आर्म्स एक्ट 1959। इस वीडियो में हम डील करेंगे इस एक्ट को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो दैट जो भी नेक्स्ट वीडियोस हैं वो आप तक टाइम टू टाइम पहुंच पाए। फिलहाल तो ये आपका झारखंड मेंस एपीयू का एग्जाम में आ रहा है, बट ये आपका राजस्थान एपीयू में भी था, तो वेरी वेरी स्टेट एग्जाम में, क्योंकि सेंट्रल लेजिस्लेशन है तो इसलिए ये आपको कई एक्ट्स में देखने को मिलेगा। यूपी एपीयू में भी आपको ये मिलेगा देखने को। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आर्म्स एक्ट 1959। बात करें ईयर की तो ये 1959 का एक्ट है। इससे पहले भी ये एक्ट था, बट उसको कंसोलिडेट और अमेंड कर दिया गया है इस एक्ट के थ्रू। सेक्शंस की अगर हम बात करें तो टोटल इसमें आपको 6 चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। टोटल चैप्टर्स कितने मिलेंगे आपको? 6 मिलेंगे। और टोटल सेक्शंस की अगर हम बात करें, टोटल सेक्शंस मिलेंगे इसमें 46। फर्स्ट चैप्टर एज यूजुअल प्रिलिमिनरी है, जिसमें सिर्फ 2 सेक्शंस हैं। सेक्शन 1, 2। 1 सो टाइटल एक्सटेंट कमेंसमेंट, 2 डेफिनेशंस एंड इंटरप्रिटेशन। चैप्टर 2 बात करता है जो आर्म्स एम्यूनिशन होते हैं उनको आप एक्वायर कैसे करेंगे, एक्विजिशन, पोजेशन, मैन्युफैक्चर कैसे होगा, सेल, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट। एक्विजिशन, पोजेशन, मैन्युफैक्चर, सेल। तो इसके बारे में चैप्टर सेकंड डील करता है, जिसमें सेक्शंस हैं 3 to 12। देन चैप्टर थर्ड है प्रोविजंस रिलेटिंग टू लाइसेंसेस। तो लाइसेंस से डील करता है चैप्टर थर्ड कंप्लीटली, कि भाई लाइसेंस आपको कैसे ग्रांट होंगे, कब नहीं होंगे। तो 13 to 18। हम बात करें चैप्टर सेकंड की, तो सेक्शंस थर्ड में तो बताया हुआ है जो फायर आर्म्स और एम्यूनिशन है उसके रिगार्डिंग। 4 में आर्म्स, वो भी स्पेसिफाइड डिस्क्रिप्शन वाले। और 5th में है आर्म्स का और एम्यूनिशन का, उनके मैन्युफैक्चर, सेल के रिगार्डिंग। 3rd 4th में तो एक्विजिशन और पोजेशन है। 6 में शॉर्टनिंग ऑफ गन्स और कन्वर्जन के बारे में बात हो रखी है। 7 में प्रोहिबिशन है एक्विजिशन पे, पोजेशन पे और मैन्युफैक्चर पे और सेल पे, किनका? प्रोहिबिटेड आर्म्स का और प्रोहिबिटेड एम्यूनिशन का। तो ये क्या होता है? ये सेक्शन 2 में डेफिनेशन में क्लोज में बताया हुआ है। देन 8 प्रोहिबिशन की बात कर रहा है, सेल और ट्रांसफर ऑफ फायर आर्म्स नॉट बियरिंग आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। तो 8 में जो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स वाले फायर आर्म्स आर्म है जिन पे ये नहीं है, नॉट बियरिंग, तो उनका सेल पे और ट्रांसफर पे प्रोहिबिशन है। 9 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ एक्विजिशन और पोजेशन बाय और ऑफ सेल और ट्रांसफर टू। ये यंग पर्सन्स के बारे में बात कर रहा है कि उनको मना है ट्रांसफर वगैरह और एक्विजिशन या सेल, ये सब यंग पर्सन्स को, या फिर अदर पर्सन्स भी हैं जो स्पेसिफाइड है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल अनसाउंड माइंड होगा, या जो कन्विक्टेड हो रखा है, कन्विक्शन है अंडर एनी लॉ, तो ऐसे पर्सन्स को ये मना करता है सेक्शन 9। देन इंपोर्ट एक्सपोर्ट आर्म्स का 10 में है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट आर्म्स यहाँ पे प्रोहिबिशन है, यहाँ लाइसेंस है 10 में। 10 में लाइसेंस है, यहाँ पे पावर टू प्रोहिबिट है। और रेस्ट्रिक्ट और प्रोहिबिट ट्रांसपोर्ट ऑफ आर्म्स है 12 के अंदर में। देन 3rd चैप्टर लाइसेंस के रिगार्डिंग बात करता है कि ग्रांट करना है तो 13 है सेक्शन। रिफ्यूजल कब होगा 14 में बताया है। ड्यूरेशन और रिन्यूअल लाइसेंस का कैसे होगा, कब होगा, 15 में है। फीस कितना होगी 16 में। और जो लाइसेंस का वेरिएशन, सस्पेंशन या रिवोकेशन, वो 17 में बताया हुआ है। 18 बात करता है अपील के रिगार्डिंग। तो 18 तक तो हमारे ये हो गए प्रोविजन। अब चैप्टर 4 पावर एंड प्रोसीजर की बात करता है। पावर एंड प्रोसीजर 19 कहता है पावर टू डिमांड प्रोडक्शन ऑफ लाइसेंस। लाइसेंस को प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करने की, डिमांड करने की पावर्स के बारे में 19 में है। 20 में अरेस्ट उन पर्सन्स की जिनके पास में आर्म्स हैं, और कैसे? अंडर सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में। हम बात करें चैप्टर 4 की तो इसमें सेक्शन 19 to 24 बी तक है। 21 में आपको डिपॉजिट करने के बारे में कहा गया आर्म्स को,
ऑन पोजेशन सीजिंग टू बी लॉफुल, अगर आपके पास उसका पोजेशन कैसा अनलॉफुल हो रहा है अब, तो आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। 22 में सर्च सीजर है, किसके द्वारा? मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा, सर्च एंड सीजर। और वहीं 23 में सर्च है वेसल्स की, व्हीकल्स की, किसके लिए? वो आर्म्स। 24 में सीजर भी है, साथ में डिटेंशन भी है, अंडर द ऑर्डर है सेंट्रल गवर्नमेंट। 24 ए बी बात करता है प्रोहिबिशन एज टू पोजेशन, जो नोटिफाइड आर्म्स है, अगर आपने उनको पोजेस किया है डिस्टर्ब एरिया में, तो 24 ए उसके बारे में बताता है। और ये तो पोजेशन के बारे में हो गया, या फिर आप कैरी करते हैं नोटिफाइड आर्म्स को या फिर पब्लिक प्लेसेस में डिस्टर्ब एरिया में, तब क्या होगा? 24 बी बताता है। देन चैप्टर 5 जो है, सेक्शंस 25 टू 33, ये बात करता है ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। 25 है पनिशमेंट सर्टेन ऑफेंसेस की, कौन से होंगे देखेंगे उनको। 26 है सीक्रेट कंट्रावेंशंस, अगर आप कंट्रावीन करते हैं प्रोविजंस को या सीक्रेट कंट्रावेंशंस, तो क्या कुछ है यहाँ बताया हुआ है। आर्म्स यूज कर रहे हैं तो उसकी पनिशमेंट 27 में। यूज और पोजेशन है फायर आर्म्स का, या इमिटेशन कर रहे हैं उनकी, तो 28 में बात हो रही है। अनलाइसेंस्ड पर्सन से आर्म्स को नोइंगली परचेज किया जा रहा है या डिलीवरी की जा रही है आर्म्स की, जो पर्सन एंटाइटल नहीं है उसको पोजेस करने के लिए, तो 29 में उसकी पनिशमेंट है। अगर कोई रूल है या लाइसेंस है उनका कंट्रावेंशन कर रहे हैं, तो 30 में उसकी पनिशमेंट है। और इसी ऑफेंस को दोबारा कर रहे हैं 31 में। 32 में कॉन्फिस्केट हो सकता है, कॉन्फिस्केशन की पावर जो है 32 में दी हुई है। कंपनीज अगर ऑफेंस कर रही है तो 33 में बात हो रही है। अब नेक्स्ट चैप्टर 6 यानी कि लास्ट सेक्शन 34 से 46 तक। तो इस चैप्टर में मिसलेनियस प्रोविजन दिए हुए हैं, बेसिक जो मेन थे वो तो 33 तक हो चुके हैं। अब 34 में बात हो रही है सैंक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर वेयर हाउसिंग ऑफ आर्म्स, आर्म्स को रखने के लिए जो वेयर हाउस होते हैं वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की सैंक्शन रिक्वायर्ड है, तो वो सारा यहाँ पे 34 में बताया है। और 35 स्टेट क्रिमिनल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पर्सन्स इन ऑक्यूपेशन ऑफ प्रीमाइसेस इन सर्टेन केसेस, जो प्रीमाइसेस होते हैं जहाँ पे सब रखे जाते हैं आर्म्स वगैरह, तो उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ वर्ड ऐड हो रखा है क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो 35 में बताया हुआ है। 36 इंफॉर्मेशन की बात करता है, कुछ ऑफेंसेस हैं जैसे BNSS में भी SCRPC में भी ये सर्टेन ऑफेंसेस है जिसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन देनी होती है कुछ पर्सन्स को, तो ऐसे ही यहाँ पे 36 में है ये प्रोविज़न। अभी थोड़े थोड़े आपको CRPC के यानी BNSS के प्रोविज़न ही लग रहे हैं। अरेस्ट एंड सर्चिस 37 में है। ऑफेंस केस कौन से? टू बी कॉग्निजेबल, प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नेसेसरी इन सर्टेन केसेस, तो 39 में डीएम साहब की प्रीवियस सैंक्शन चाहिए होगी कुछ केसेस में। अगर कुछ एक्शन लिया है गुड फेथ में तो उसको प्रोटेक्ट किया गया 40 में। 41 में एग्जम्पशन है। और पावर टू टेक सेंसिस ऑफ फायर आर्म्स, जो फायर आर्म्स है उनके सेंसिस के बारे में 42 में है। डेलीगेशन की पावर 43 में, रूल मेकिंग पावर 44 में, और एक्ट अप्लाई नहीं करेगा कुछ केसेस में 45 में बताया हुआ है। और जो हम बात कर रहे थे कि पुराना एक्ट है 1878 का, वो अब रिपील हो जाता है। और ये है सेक्शन 46 में लास्ट रिपीलिंग क्लोज। तो टोटल मिला के यहाँ तक हमने देखा, टोटल सेक्शंस हो गए 46, चैप्टर्स हो गए 6। तो अगर हम बात करें चैप्टर वाइज, तो चैप्टर 1 में प्रिलिमिनरी था जिसमें अब हमारे सिर्फ 2 सेक्शंस थे, सेक्शन 1 2, ये थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देन चैप्टर 2 आता है जिसमें हमने देखा था जो आर्म्स एम्यूनिशन होते हैं, आर्म्स एंड एम्यूनिशन, उनका एक्विजिशन, पोजेशन, मैन्युफैक्चर, सेल
और इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, इसके रिगार्डिंग प्रोविजन थे। तो यहाँ पे सेक्शन 3 to 12 था। देन चैप्टर 3, इसमें लाइसेंस, ये चैप्टर लाइसेंस वाला है, यानी प्रोविजंस इसके दिए हुए हैं लाइसेंस के, जिसमें सेक्शन 13 से 18 तक। देन चैप्टर 4 होता है पावर प्रोसीजर, इसके कहाँ दिए हुए हैं, पावर्स एंड प्रोसीजर, कि लाइसेंस वगैरह कैसे, उसका जो प्रोडक्शन है उसके रिगार्डिंग अरेस्ट, ये सब यहाँ पे बताए हुए हैं। तो ये था सेक्शंस 19 से 24B तक प्रोविजन है। ऑफेंस एंड पेनल्टीज चैप्टर 5 में दिए हुए हैं। जैसे अगर ऑफेंसेस करेंगे तो क्या क्या पनिशमेंट रहेगी, तो चैप्टर 5 में इसके बारे में बताया हुआ है। और सेक्शन 25 से 33 तक है इसमें। देन एक लास्ट का चैप्टर बचता है जो मिसलेनियस है, मिसलेनियस, और इसमें सारे सेक्शंस आ जाएंगे 34 से लास्ट 46 तक। तो ये एक छोटा सा एक्ट है। टोटल सेक्शन 46 हो गए और टोटल चैप्टर 6 हो गए। और हम बात करें इससे पहले किस एक्ट को इसने रिपील किया है, तो 1878 जो एक्ट है उसको इसमें, इस एक्ट ने रिपील कर दिया है। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं इस एक्ट को। मैं आपको बता दूं, ये आपका जो पेपर 8 रहेगा, क्रिमिनल माइनर एक्ट, झारखंड APO मेंस, उसका ये एक सब्जेक्ट है। ठीक है, अब चलते हैं एक्ट को देखते हैं। द आर्म्स एक्ट 1959, इसमें 2 डेट बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। एक तो असेंट की डेट जो इधर में होती है, यहाँ पे 23 दिसंबर 1959 है, और दूसरा डेट होती है कि इन्फोर्स कब से हुआ, वो इधर में है। तो 23 दिसंबर 1959 को असेंट मिलती है, और वहीं अक्टूबर में इसका डेट है, इसमें एक्चुअली स्टेट चाहे तो अपना अपना इसको, अच्छा ये मिल गई, डिफरेंट डिफरेंट डेट पे भी ये एक्सटेंड मतलब अप्लाई कर सकती है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं गोवा दमन दीव में इतना है। ठीक है, तो अभी अगर बेसिक डेट देखें तो 1 अक्टूबर 1962 है, 1/10/1962। तो चलिए, प्रेम्बल में 2 वर्ड यूज हो रहे हैं, वही कंसोलिडेट करना और अमेंड करना। जो पहले एक्ट था 1858 वाला, उस एक्ट को कंसोलिडेट कर दिया और अमेंड कर दिया, जो भी लॉ थे रिलेटिंग टू आर्म्स एंड एम्यूनिशन। अब चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी, सेक्शन 1 कहता है शॉर्ट टाइटल क्या कहेंगे इस एक्ट को, कहेंगे हम आर्म्स एक्ट 1959। एक्सटेंड करेगा, ये याद रखना है, ये होल ऑफ इंडिया पे अप्लीकेबल है। ये पहले से ही अप्लीकेबल है। इसमें जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसका कुछ कनेक्शन नहीं, यानी कि आर्टिकल 370 के हटने से पहले भी ये अप्लीकेबल था और अभी भी है। और डेट की हमने बात कर ली, ये 1 अक्टूबर 1962 से ही इन्फोर्सिएबल है। अब सेकंड बात करते हैं डेफिनेशन क्लॉजेस की। तो इसमें काफ़ी सारी डेफिनेशंस दी हुई हैं, इंटरप्रिटेशन की गई है। इन दिस एक्ट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, अगर कंटेक्स्ट के हिसाब से कुछ और बात है, संदर्भ जो है किसी भी डेफिनेशन का, अगर वो वहाँ पे मेंशन है तो फिर उसको उसी हिसाब से इंटरप्रेट करेंगे, अदरवाइज ये वाला मीनिंग होगा। जैसे एक्विजिशन वर्ड यूज हो रहा है पूरे एक्ट में, तो जो 2A है एक्विजिशन के बारे में बात करता है। एक्विजिशन का मतलब है अगर आपने हायरिंग की है, हायर किया है, बोरो किया है या एक्सेप्ट किया एज ए गिफ्ट, तो वो
एक्विजिशन ही होगा। तो विद इट्स ग्रामेटिकल वेरिएशंस एंड कोग्नेट एक्सप्रेशंस, चाहे ग्रामेटिकली आप देख रहे हैं या एक्सप्रेशन के तौर पे आप उसको देख रहे हैं, इसमें हायरिंग भी इंक्लूड होगी, बोरोइंग भी और एक्सेप्टिंग भी होगी एज ए गिफ्ट। ठीक है, तो एज ए गिफ्ट आप उस चीज को एक्वायर करते हैं। देन एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है एम्यूनिशन। क्या होता है एम्यूनिशन? का मतलब होता है जो कोई भी फायर आर्म है उसके लिए एम्यूनिशन, और इसमें इंक्लूड करते हैं जैसे रॉकेट, बम, ग्रेनेड, शेल्स या अदर मिसाइल्स हो गई वो। फायर आर्म्स के लिए जो भी गोला बारूद है उसको हम बता रहे हैं, और इसमें रॉकेट हो गया, बम हो गया, ग्रेनेड, शेल्स, या फिर आर्टिकल जो टॉर्पेडो सर्विस और सबमरीन माइनिंग के लिए यूज हो रहे हैं, डिजाइन किए गए हैं वो, या अदर आर्टिकल्स जिसमें एक्सप्लोजिव कंटेन है, या फिर विच इज डिजाइंड और अडेप्टेड टू कंटेन एक्सप्लोजिव, या जो फल्मिनेटिंग और फिजनेबल मटेरियल है, नॉक्शियस लिक्विड गैस है या अदर थिंग्स है, चाहे वो फायर आर्म्स के साथ यूज करने में कैपेबल है या नहीं है, तब भी वो एम्यूनिशन की कैटेगरी में फॉल करेगा। देन चार्जेस, फायर आर्म्स के लिए जो चार्जेस हैं जिससे वो चार्ज हो रहा है फायर आर्म या एसेसरीज, उन चार्जेस की वो भी एम्यूनिशन की कैटेगरी में आएगी। फ्यूज हो गए, फ्रिक्शन ट्यूब हो गई, पार्ट्स ऑफ मशीनरी फॉर मैन्युफैक्चरिंग एम्यूनिशन, या फिर वो वाले इंग्रेडिएंट एम्यूनिशन के जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से ऑफिशियल गजट में स्पेसिफाई करें, तो ये सब एम्यूनिशन की कैटेगरी में आएंगे। एम्यूनिशन हो गया गोला बारूद जो भी यूज होते हैं फायर आर्म्स के लिए। नेक्स्ट डेफिनेशन है आर्म्स क्या होती है। तो आर्म्स एक्ट को आपका आयुध एक्ट भी बोलते हैं, ठीक है, आयुध अधिनियम 1959। तो आर्म्स का मतलब होता है आर्टिकल्स, वो वाले आर्टिकल्स ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन डिजाइंड और अडेप्टेड एज वेपन्स, जिसको ऑफेंस कमिट करने के लिए जो वेपन यूज होता है उसको आर्म्स कहेंगे, या तो ऑफेंस या डिफेंस। इसके अंदर में क्या क्या इंक्लूड है? फायर आर्म्स, शार्प एज्ड और अदर डेडली वेपन होते हैं जैसे तलवार हो गई, ये सब, एंड पार्ट्स ऑफ एंड मशीनरी फॉर मैन्युफैक्चरिंग आर्म्स। लेकिन इसमें क्या इंक्लूड नहीं होंगे? वो आर्टिकल जो सिर्फ डोमेस्टिक और एग्रीकल्चर यूज के लिए बनाए गए हैं वो नहीं होंगे, जैसे लाठी हो गई या फिर ऑर्डिनरी जो वॉकिंग स्टिक होती है वो इसमें नहीं आएगी, जैसे छड़ी होती है चलने के लिए, जो छड़ी यूज होती है वो, या फिर वो वाले शस्त्र कह सकते हैं, वो वेपन जो इनकेपेबल है बीइंग यूज्ड अदरवाइज देन एज टॉयज और बीइंग कन्वर्टेड इनटू सर्विसेबल वेपन्स, जिनको मतलब वेपन में आप यूज जिनको खिलौनों के तौर पे यूज करते हैं बट इनको वेपन में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। तो ये आर्म्स की डेफिनेशन में। देन नेक्स्ट जो डेफिनेशन है डीएम के बारे में बात करता है। डी में डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का मतलब होता है कोई भी पर्टिकुलर एरिया है वहां पे, अगर वहां पे कमिश्नर और पुलिस अपॉइंटेड है उस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में, तो डीएम कौन होंगे? कमिश्नर और पुलिस होंगे। और इसमें साथ में और कौन इंक्लूड होंगे? डिप्टी कमिश्नर और पुलिस हो गया, जो जुडिक्शन एक्सरसाइज कर रहे हैं अपना उस एरिया पे, जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्पेसिफाई किया गया है उस पर्टिकुलर एरिया और पार्ट का। तो डीएम कौन होंगे? अगर उस एरिया में कमिश्नर और पुलिस है तो वो कहलाएंगे आपके डीएम। साथ में डिप्टी कमिश्नर और पुलिस भी इसमें इंक्लूड होंगे। तो हमने आर्म्स, एम्यूनिशन, ये डेफिनेशन देखी। अब बात कर रहे हैं फायर आर्म्स। फायर यानी कि जो वो वाले आर्म्स, जो आर्म्स ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन डिजाइंड और अडेप्टेड टू डिस्चार्ज अ प्रोजेक्टाइल, जो एक प्रोजेक्टाइल को डिस्चार्ज करें, या फिर प्रोजेक्टाइल्स को ऑफ एनी काइंड बाय द एक्शन ऑफ एनी एक्सप्लोजिव, जिनमें मतलब ये गोला बारूद एक्सप्लोजिव भर के और अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी उनको यूज किया जाए, यानी आग से जलने वाले, मतलब किसी चीज से
जलने वाले वो आम, अगर हिंदी में इसको बोलेंगे अग्न्य आयुध। फायर आग से चलने वाले, इनमें कोई विस्फोट भरना पड़ता है या किसी प्रकार की ऊर्जा की क्रिया से किसी भी प्रकार के शेप पे या इनको चलाने के लिए कोई, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें आएगा, थोड़ा सा टिपिकल लगता है बट चलिए ट्राई कर रहे हैं इसको समझने की। जैसे आर्टिलरी होती है, तोप हो गए, हैंड ग्रेनेड्स हो गए, हाथ गोले, हाथ से चलाए जाने वाले गोले, राइट की पिस्टल हो गई, या फिर वेपन हो गए किसी भी प्रकार के जो डिज़ाइन है या अडेप्टेड है फॉर द डिस्चार्ज जो नॉक्शियस लिक्विड गैस या फिर ऐसी प्रकार की कोई भी चीज़ों को डिस्चार्ज करते हैं, तो ये फायर आर्म्स कहलाएंगे। साथ में जो इनकी एसेसरीज हैं, for any such firearms जो designed or adapted है to diminish the noise और flash caused by the firing। तो जो भी फायरिंग हो रही है उससे जो नॉइस हो रही है या जो फ्लैश आ रही है, चमक आ रही है, उनको कम करने के लिए भी अगर कोई भी चीज़ें यूज़ की जा रही है, एसेसरीज हैं साथ में, तो वो भी फायर आर्म ही कहलाएगी। बाकी जो भी मशीनरी है उसके पार्ट हो गए मैन्युफैक्चरिंग के लिए, फायर आर्म्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो भी उसके पार्ट हैं या मशीनरी हैं वो भी फायर आर्म कहलाएगी। कैरेजेस, प्लेटफॉर्म्स, अप्लायंसेस फॉर माउंटिंग, ट्रांसपोर्टिंग एंड सर्विंग आर्टिलरी, जो तोपें होती हैं, आर्टिलरी होती हैं, उनको चढ़ाना, उनका परिवहन करना या उनको काम में लाने के लिए जो भी गाड़ियाँ, मंच और अप्लायंसेस है, सामान है, साधन है, वो भी इसके अंतर्गत आएंगे। तो फायर आर्म्स की डेफिनेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस में क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि आर्म्स को डिफाइन करें, फायर आर्म्स को डिफाइन करें और जो प्रोविजंस हैं इनको रेगुलेट करने के लिए उनको डिफाइन करें, बताएं। तो ये आपका मेंस का क्वेश्चन आया था। तो आर्म्स देख लिया, फायर आर्म्स देख लिया। अब नेक्स्ट है लाइसेंस। लाइसेंस तो पता ही होगा, लाइसेंस इशू होता है इस प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के प्रोविजन के तहत में, और रूल्स जो भी मेड देयर अंडर एंड इंक्लूड्स अ लाइसेंस इशूड इन इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी लाइसेंस है वो भी इसमें होल करेगा। तो लाइसेंस होगी आपका, लाइसेंस के बिना आप ये आर्म्स वगैरह नहीं रख सकते हैं। लाइसेंसिंग अथॉरिटी वो अथॉरिटी जो एम्पावर्ड है लाइसेंस को ग्रांट करने के लिए या रिन्यूअल करने के लिए इस एक्ट के तहत में, और इसमें गवर्नमेंट भी इंक्लूड होती है। मजिस्ट्रेट का मतलब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कहलाएगा। मजिस्ट्रेट मीन्स एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अंडर द CRPC, प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स होगा। एच बात करता है प्रोहिबिटेड एम्यूनिशन, यानी कि जो मना है, गोला बारूद कौन से मना है। इसका मतलब है वो एम्यूनिशन जिनके अंदर में क्या है, नॉक्शियस लिक्विड है, गैस है या अदर ऐसी ही चीजें हैं, जैसे कि रॉकेट हो गया, बम, ग्रेनेड, शेल्स, मिसाइल्स और आर्टिकल्स जो डिजाइंड है फॉर टॉर्पेडो सर्विस के लिए। बम, गोला, ग्रेनेड, अस्त्र टॉर्पेडो को काम में लाने वाली, या फिर जो समुद्र के अंदर में सबमरीन माइनिंग, समुद्री सुरंगें बिछाने के लिए, सच अदर आर्टिकल्स, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो करे ऑफिशियल गजट में स्पेसिफाई करे भाई ये प्रोहिबिटेड अम्यूनिशन होंगे। तो हम कह सकते हैं प्रोहिबिटेड अम्यूनिशन में क्या क्या आएगा, वो वाले अम्यूनिशन, वो गोला बारूद जो कंटेन कर रहे हैं या डिजाइंड और अडेप्टेड टू क्या करने के लिए, कोई भी नॉक्शियस लिक्विड है, नॉक्शियस जो जहरीली या खतरनाक, ठीक है, गैस हो गई, लिक्विड हो गया, ऐसी चीजें इसमें क्या क्या आ रहा है, रॉकेट हो गया, बम, ग्रेनेड, रॉकेट, बम, ग्रेनेड, गोला, शेल्स मतलब गोला, मिसाइल्स और आर्टिकल्स जो टॉर्पेडो सर्विस, टॉर्पेडो को काम में लाने वाली है, या फिर सबमरीन माइनिंग, समुद्र के अंदर में सुरंगें बिछाने के लिए कोई भी परिकल्पित वस्तुएं, या ऐसी अन्य वस्तुएं जिन्हें केंद्रीय सरकार अपने शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रतिष्ठित गोला बारूद होना निर्दिष्ट करे, इसके अंतर्गत आती है। अब बात करेंगे प्रोहिबिटेड आर्म्स की। आई में डिफाइंड है प्रोहिबिटेड आर्म्स। अब ये वो वाले फायर आर्म्स हैं जो डिजाइंड है या अडेप्टेड हैं, अगर
इनमें प्रेशर लगाया जाए, जैसे ट्रिगर करते हैं मिसाइल्स, ये तब तक डिस्चार्ज करते रहेंगे जब तक इनका प्रेशर हटाया ना जाए। जैसे पिस्टल हो गई, इनका ट्रिगर दबाएंगे तो वो गोलियां निकलते रहेंगी। तो वही चीज़ है, जैसे बड़े वाले तोप खाने हैं उनमें आप डालते रहेंगे और वो गोला छोड़ते रहेंगे जैसे। तो फायर आर्म्स ये वो अगन्य आयुध है जो इस प्रकार परिकल्पित या अनुकूलित हो कि यदि घोड़े पर दबाव डाला जाए तब तक वह दबाव घोड़े पर से न हटा लिया जाए या अस्त्रों को अंतर्विष्ट रखने वाला मैगजीन खाली न हो जाए तो अस्त्र छूटते रहें। ये प्रोहिबिटेड आर्म्स है क्योंकि ये डेंजरस हैं। फॉर एग्जाम्पल काफ़ी सारी मूवीज़ में KGF हो गया, जैसे उस मूवीज़ में भी, और हॉलीवुड में तो जितना मूवीज़ होती है उनमें इसी टाइप के भयंकर भयंकर हथियार यूज़ होते हैं। तो वही आपके वो वाले फायर आर्म्स क्या हो जाएंगे, प्रोहिबिटेड हो जाएंगे। ऐसे वेपन जो ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन डिजाइंड और अडेप्टेड फॉर द डिस्चार्ज ऑफ एनी नॉक्शियस लिक्विड। अब इसमें अगर लिक्विड भर के छोड़ा जा रहा है, गैस भर के, या फिर कोई अदर थिंग ऐसी ही, तो वो वाले वेपन भी प्रोहिबिटेड आर्म्स की कैटेगरी में आएंगे। इसके अलावा ये इम्पोर्टेंट है, आर्टिलरी हो गई जिसमें तोपें हैं, एंटी एयरक्राफ्ट हो गए, वायुयान भेदी या टैंक एंटी टैंक फायर आर्म्स हो गए, या फिर वो अदर आर्म जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में, ऑफिशियल गजट मतलब शासकीय राजपत्र में स्पेसिफाई करे कि ये प्रोहिबिटेड आर्म्स है, प्रतिष्ठित आर्म्स है। नेक्स्ट है लोक सेवक कौन होता है, तो इसका मतलब सेम मीनिंग जो सेक्शन 21 में बताया गया है। ट्रांसफर का क्या मतलब है, 2K में डिफाइन है। ट्रांसफर का मतलब है, वैसे तो ट्रांसफर सिंपली होता है कि आप अपना जो भी राइट है, इंटरेस्ट है, वो दूसरे को सौंप दे रहे हैं। तो यहाँ पे भी अगर आप जैसे आर्म्स वगैरह ये ट्रांसफर कर दे रहे हैं तो उसका मतलब है आप वो अब पिस्टल है फॉर एग्जांपल, वो उसको उसकी ओनरशिप उसको सौंप दे रहे हैं। और इसमें साथ में लेटिंग ऑन हायर, आप किराए पे दे रहे हैं, लैंड कर रहे हैं, गिव एंड पार्टिंग विद पोजेशन, तो ये सब भी ट्रांसफर की कैटेगरी में आएगा। भाड़े पे देना, उधार देना, कब्जा देना या कब्जा विलग करना, ये सब इसमें आता है। तो यहाँ तक हो गया डेफिनेशन कंप्लीट। अब इसका सेकंड क्लोज कहती है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट द लेंथ ऑफ द बैरल ऑफ फायर आर्म शैल बी मेजर्ड फ्रॉम द मजल टू द पॉइंट एट विच द चार्ज इज एक्सप्लोडेड ऑन फायरिंग। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो फायर आर्म है उसके नाल की लंबाई कहाँ से काउंट मेजर की जाएगी। बैरल मतलब जो उसका मुंह होता है नाल जैसे, तो कहाँ से मेजर की, नाल मुख से लेकर उस बिंदु तक नापी जाएगी जिस पर फायर करने पर भरण का विस्फोट होता है। यानी वो जब चार्ज एट विच द चार्ज इज एक्सप्लोडेड ऑन फायरिंग, फायर करने पर भरण का विस्फोट, चार्ज मतलब जो चीज उसमें भरी है उसका जैसे ही विस्फोट होगा। नाल की लंबाई नाल मुख से लेकर, नाल मुख क्या हुआ, मसल, टू द पॉइंट एट विच द चार्ज इज एक्सप्लोडेड ऑन फायरिंग। ये नाल मुख हो गया। जैसे बंदूक बनानी तो नहीं आएगी, बट सपोज करें ऐसी है, तो ये इसमें जैसे यहाँ से जो भी गोली वगैरह डाली जाती है तो नाल मुख से लेकर उस बिंदु तक नापी जाएगी जिसपे फायर करने पर भरण का विस्फोट होता है। ये इतना, ये यहाँ पे जैसे गोली डाली पीछे होती है, तो ये है बस इसको। नेक्स्ट देखते हैं, any reference in this act to any law which is not in force in any area shall in relation to that area be construed as a reference to the corresponding law if any in force that area। अगर कहीं पे कोई लॉ फोर्स में नहीं है तो बट इस अधिनियम में ये ऐसा माना जाएगा जैसे कि वहां पे वो वाला लॉ अब विधि में है। तो एनी रेफरेंस इन दिस एक्ट टू एनी लॉ विच इज नॉट इन फोर्स, जो फोर्स में नहीं है, उस एरिया में नहीं है, बाकी तो वो है फोर्स में, तो ऐसे ही माना जाएगा जैसे वो
एज ए रेफरेंस टू करस्पॉन्डिंग लॉ, कि वो इनफोर्स है। आगे है एनी रेफरेंस इन दिस एक्ट टू एनी ऑफिसर, अगर ऐसे ऑफिसर है या अथॉरिटी है in relation to any area in which there is not officer authority with the same designation के साथ में officer authority भी नहीं है, तो वो भी ऐसा माना जाएगा कि वो be construed as a reference to such officer authority as may be specified, सेंट्रल गवर्नमेंट जो बताए नोटिफिकेशन में, तो इसमें ये ऐसा माना नहीं जाएगा, यहाँ तो सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी नोटिफिकेशन में। तो चैप्टर 1 था जिसमें 3 सेक्शंस थे, इस वीडियो में हमने ये देखा। तो नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 को डील करेंगे। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन थी, आर्म्स की डेफिनेशन, एम्यूनिशन की डेफिनेशन, 2B में एम्यूनिशन, देन C में आर्म्स, देन फायर आर्म्स की डेफिनेशन, E में फायर, E में लाइसेंस, EA में इतना इम्पोर्टेंट नहीं, बट प्रोहिबिटेड एम्यूनिशन की H में, और प्रोहिबिटेड आर्म्स की I में, HI एम्यूनिशन आर्म्स। तो ये 5 डेफिनेशन इंपॉर्टेंट होती है। तो चैप्टर 2 के लिए 2nd पार्ट। थैंक यू सो मच।